चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंतर्गत कंडीशनल परम्यूटेशन का अध्ययन हम कर रहे हैं। उसी क्रम में आज आगे हम देखेंगे सर्कुलर परम्यूटेशन, वृत्तीय क्रमचय। अब तक क्रमचय का जो हमने अध्ययन किया है उसे हम रेखीय क्रमचय के नाम से भी जानते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी सी तीन अक्षरों को लेकर के जब हम क्रमचय बनाते हैं तो ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, तो यहाँ देखते हैं कि इसके दो छोर होते हैं और हर एक क्रम में शब्द अलग अलग बन जाता है। परंतु यदि हम वृत्त की परिधि पर इन्हीं तीनों अक्षरों को लें, जैसे ए बी सी, तो ये तीनों अलग अलग हैं। इसको और भी तीन प्रकार से लिखा जा सकता है, पर यहाँ ये तीनों अलग अलग हैं और इस क्रम में सब एक ही है। वृत्त की परिधि पर यदि ए बी सी लगा दें तो इसमें कोई क्रम का महत्व नहीं है, कहीं से भी स्टार्ट करेंगे तो वैसे ही हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं वृत्तीय क्रमचय, और अभी तक जो हमने अध्ययन किया वो था रेखीय क्रमचय। तो वृत्तीय क्रमचय दो प्रकार के होंगे, ठीक। वृत्तीय क्रमचय। अब वृत्तीय क्रमचय में दो प्रकार कौन कौन सा है? तो पहला कंडीशन होता है जब भेद हो, और दूसरा कंडीशन होता है जब भेद ना हो। अब ये भेद क्या चीज है, मतलब डिफरेंस, दोनों में क्या अंतर है। जैसे हम वृत्तीय क्रमचय के लिए एक उदाहरण लें, माला। तो मोतियों की माला जैसे लेते हैं तो इस क्रम से मोतियों को देखें या इस क्रम से देखें, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त या वामावर्त दिशा में जब हम मोतियों की माला को देखते हैं तो उसमें हमको कोई भेद नजर नहीं आता है। अर्थात निर्जीव वस्तुओं को इस प्रकार से गोल मेज के या माला के रूप में अगर हम लें तो उन वस्तुओं में भेद नहीं होता है। तब हम क्रमचय कैसे ज्ञात करेंगे? और दूसरा कंडीशन होता है जब भेद हो। तो जैसे लोगों को बैठाया गया, तो मान लीजिए अमर है ना, बीरबल बैठा है और चिंटू बैठा हुआ है। तो हम इधर से आएंगे तो अमर के बाद बीरबल मिला, बीरबल के बाद चिंटू मिला। लेकिन अगर क्लॉकवाइज के बाद एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो चिंटू के बाद बीरबल मिलेगा और बीरबल के बाद अमर मिलेगा, यानी यहाँ पर हमको भेद नजर आता है। तो सजीव प्राणी गोल मेज में बैठेंगे तो भेद होगा, और निर्जीव प्राणी यदि होंगे तो भेद नहीं होगा। तो जब भेद होता है तब n दी गई वस्तु में से r वस्तु लेने पर बने क्रमचयों की संख्या NTR बटे r से लेते हैं फार्मूला। और जब भेद ना हो उस कंडीशन में NP, जब भेद हो तब क्रमचयों की संख्या, एक सेकंड थोड़ा सा फिर से देखते हैं, तब कुल क्रमचय बराबर NPR बटे R लेंगे। और जब भेद हो तब क्रमचयों की संख्या लिखें या कुल क्रमचय लिखें, तब फार्मूला होगा NPR बटे 2R, ठीक। इस रूप में इसको देखते हैं। पर यहाँ क्या बताया गया है कि n में से कितनी वस्तुएं ली गई हैं? R वस्तुएं। तो NPR और जितनी वस्तुएं ली गई हैं उसका भाग दिया गया। यदि मान लीजिए दी गई सभी वस्तुओं को ली जाए, यानी n में से n वस्तु को ली जाए, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा? NPN बटे n, और NPN को क्या लिखते हैं? फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस n का फैक्टोरियल इंटू n। तो n माइनस n क्या हो जाएगा? 0 हुआ, उसका मान होगा 1, और फैक्टोरियल n को हम क्या लिख सकते हैं? n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन n, तो ये कट जाएगा
तो कह सकते हैं जब भेद हो तब अगर n में से r वस्तु ले रहे हैं तो बने क्रमचयों की संख्या npr/r और n में से n वस्तु यदि ली जाए तो बने क्रमचयों की संख्या होती है n-1 का फैक्टोरियल। क्लियर है? अब वैसे इसमें देखते हैं कि अगर जब भेद हो और दी गई सभी वस्तुओं को ली जाए तो उसको हम n के पदों में कैसे लिखेंगे, तो इसी से हम उसको बनाते हैं। तो इसमें जब भेद हो और ना हो में क्या अंतर है, तो यहाँ 2 लग जाएगा, तो यहाँ भी 2 आएगा, तो यहाँ भी 2 आएगा, तो यहाँ भी लास्ट में क्या बन जाता है n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। कब? जब n में से n वस्तु ली जाए तब n-1 का फैक्टोरियल अपॉन 2 और यदि r वस्तु ली जाए तो npr/2r लगाएंगे। क्लियर है? अब हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से सवालों को हल करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 2D9 में 10 भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों से कितने प्रकार की मालाएं बनाई जा सकती हैं। तो देखिए फूल से रिलेटेड क्वेश्चन है और अभी मैं बताया आपको कि फूलों में भेद नहीं होता है और 10 फूलों में से तो ऐसा तो बता नहीं रहे कि 10 में 3 लेना है 4 लेना है, 10 फूल को लेकर के बनाना है। तो ये हो जाएगा अभीष्ट क्रमचय। तो फार्मूला आपको मैं बताया था npr/2r। कब? जब n दी गई वस्तु में से कुछ ली जाए या फिर n में से m ली जाए तो क्या बताया n-1 का फैक्टोरियल अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 10-1 का फैक्टोरियल बटे 2 यानी 9 का फैक्टोरियल बटे 2। 9 का फैक्टोरियल का मान निकालिए तो 9 120 12 छक्के 72 7 7 14 50 8 9 72 2 0 0 8 2 8 7 0 0 5 28 35 0 8 8 2 6 लिया है और बटे लगाएंगे तो 2 1 2 2 28 तो 10 फूलों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या क्या होगी 1,81,440। ठीक। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 8 मित्रों को एक गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठा सकते हैं। दूसरा तो अभीष्ट क्रमचय 8 मित्र हैं तो बताया मित्रों में भेद होगा, इसलिए यहाँ 8 में से 8 मित्रों को ले रहे हैं तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे n-1 का फैक्टोरियल। तो 8 ऋण 1 का फैक्टोरियल यानी 7 का फैक्टोरियल 7 × 6 × 5 सबका गुणा करेंगे तो 5040 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं चौथा किसी परिषद में 11 सदस्य गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठाए जा सकते हैं यदि मंत्री और उप मंत्री ही प्रधान के पड़ोसी हों। तो इसके लिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये चित्र बना लिए, ये प्रधानमंत्री और ये 2 उसके सहयोगी मंत्री कहा गया है मंत्री और उप मंत्री। तो इस तरफ मंत्री ले लेते हैं और इस तरफ उप मंत्री लेते हैं। ये हमेशा प्रधान के पड़ोसी रहे
तब इनको गोल मेज में कितने प्रकार से बैठाएंगे। तो अभीष्ट क्रमचय बराबर ध्यान देंगे मैं क्या लिखूंगा। तो मंत्री और उप मंत्री सदैव प्रधान के पड़ोसी रहे, मतलब ये तीनों तो एक ही जगह रहे। अब बाकी के लिए ये 8 स्थान बचेगा, ठीक। तो ये 8 और इसको मान लेंगे 1, तो ये 9 को इस गोल मेज में बैठाने का तरीका क्या होगा, 9 माइनस 1 का फैक्टोरियल। क्लियर है, ठीक। इन तीनों को हम एक सीट मान लिए और ये 8, तो 8 और 1 9, तो 9 में 1 घटाते हुए लगाएंगे फैक्टोरियल, यानी इसको फैक्टोरियल 8 प्रकार से बैठेंगे। पर जो प्रधान के पड़ोसी हैं मंत्री और उप मंत्री, ये जरूरी नहीं है कि दाईं ओर ही बैठे या बाईं ओर, ऐसा नहीं बताया था, पड़ोसी होना चाहिए। तो ये दोनों अपना स्थान बदल सकते हैं। तो वो कितने प्रकार से बदलेंगे, फैक्टोरियल 2, तो ये हुआ फैक्टोरियल 8 और ये फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 8 का मान 8 शून्य 8 40,320 होता है और गुणा 2 कर देंगे, तो 2 शून्य शून्य, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 शून्य शून्य और 4 दूनी 8। तो इसका आंसर आ जाएगा 80,640। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बाकी सब तो इसी प्रकार बनते जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। एक व्यापारी अपने 21 मेहमानों को भोजन पर आमंत्रित करता है। उसके पास 2 गोल मेज हैं, जिन पर वह 15 और 6 व्यक्तियों को बैठा सकता है। वह कितने प्रकार से मेहमानों को व्यवस्थित कर सकता है। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है, मेहमान कितने हैं, 21 और 2 गोल मेज हैं। एक में 15 बैठाएगा और दूसरे में 6। तो सबसे पहले उसको क्या करना होगा, उस 21 मेहमानों में से या तो 6 को अलग करेगा या 15 को करेगा। तो अभीष्ट क्रमचय करके सीधा पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाते हैं। तो 21 मेहमानों में वो 15 या 6, आप 21 की 6 लिखिए या 21 की 15, मतलब एक ही है। तो सबसे पहले वो 21 मेहमानों में से 15 मेहमानों को फर्स्ट गोल मेज के लिए लेगा, तो 21 की 15 प्रकार से लेगा। अब उन 15 लोगों को फर्स्ट गोल मेज में ला करके जब बैठाएगा, तो चूंकि ये मेहमान है और इनमें भेद होगा, तो उनको कितने प्रकार से बैठाया जा सकेगा, 15 ऋण 1 प्रकार से। अब जो बचे हुए 6 मेहमान हैं, उनको हम दूसरे गोल मेज में कैसे बैठाएंगे, 6 ऋण 1 का फैक्टोरियल। अब इसको हल कर दीजिए तो हमारा आंसर आ जाता है। देखते हैं कैसे हल होगा। तो 21p, तो 21 का फैक्टोरियल और नीचे 21 ऋण 15 का फैक्टोरियल, ये हुआ 14 का फैक्टोरियल, ये हुआ 5 का फैक्टोरियल। नीचे बचेगा 6 का फैक्टोरियल, 14 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल। तो केवल इस 6 को थोड़ा सा कटाया जा सकता है, बाकी फैक्टोरियल 14 का मान काफी बड़ा होगा और फैक्टोरियल 21 का मान उससे भी बड़ा हो जाएगा। तो आप अपने आंसर को इस प्रकार से लिखें, 21 का फैक्टोरियल गुणित 14 का फैक्टोरियल गुणित 5 का फैक्टोरियल बटे 6 गुणित 5। केवल फैक्टोरियल 5 को कटाइए, बाकी ऐसे रहने दीजिए। 1/6 गुणित 21 का फैक्टोरियल गुणित 14 का फैक्टोरियल। इसको पूरा हल करने की आवश्यकता नहीं है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
नंबर 9 अंतिम प्रश्न लेते हैं इस एक्सरसाइज का। भिन्न भिन्न प्रकार के 20 फूलों 20 मोतियों से 10 मोतियों के कितने हार बनाए जा सकते हैं? अब देखिए अंतिम प्रश्न है 9वां। तो अभीष्ट क्रमचय, तो सूत्र बताते समय मैं आपको बताया था कि अगर n दी गई वस्तु में से हम r वस्तु लेते हैं तो उनको गोल मेज में बैठाने का तरीका क्या होगा? n/r। तो यहाँ 20 है, तो 20 मोतियों में से हमको कितनी मोतियों का चयन करना है? 20/r तरीके से। क्लियर? फिर नीचे क्या लगाते हैं? जब वस्तुओं में भेद ना हो तो अपॉन 2r। हमारा फार्मूला ये था जब भेद हो, ठीक, तो 20p10 हुआ और नीचे हो जाएगा 2 गुणित 10। ठीक, अब इसको हल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 20 का फैक्टोरियल, नीचे 20 ऋण 10 का फैक्टोरियल और 2 गुणित 10। हम 20 के फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 20 गुणित 19 का फैक्टोरियल, 10 दूनी 20 और 20 में 10 गया, 10 का फैक्टोरियल, 20 कैंसिल कर दो तो 19 का फैक्टोरियल बटे 10 का फैक्टोरियल हम आंसर छोड़ सकते हैं। आप चाहें तो इसको हल भी कर सकते हैं, परंतु जब संख्या काफी बड़ा हो जाए तो वहां पर ऐसे ही आंसर हमको लिख देना चाहिए। तो ये क्रमचय के अंतर्गत सर्कुलर परम्यूटेशन का जो टॉपिक था यहाँ पर पूरा होता है। इस प्रकार परम्यूटेशन हम पूर्ण करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कॉम्बिनेशन या संचय क्या है और संचय पर आधारित प्रश्नों को आपको क्लास में बताएंगे।